हेलो गाइस। छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले टॉपिक में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के इतिहास का सेकंड टॉपिक हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, बेसिकली हमारी क्लासेस जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखे थे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत एक तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ठीक है, फिर हम मूव किए थे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि मैंने बताया था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर कोई भी जो सामग्री है, खोदी हुई सामग्री, उत्खनन में कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में से बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, तो उस समय इसकी बातें करेंगे। फिर हमने बात की थी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में हमने एक तो वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। और मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में बस इतना है कि नर्मदा नदी को रिवर नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी। फिर आपके पौराणिक युग या फिर पौराणिक काल, जिसमें हमने बात की थी महाभारत, ठीक है, और रामायण की। महाभारत काल और रामायण काल। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आपके हो गए थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, दूसरा जैन धर्म, फिर आपका महाजनपद काल, सातवाहन, मेघवंश, कुषाण वंश, वाकटक वंश, गुप्त वंश,
मौर्य वंश, ठीक है, कुषाण, मौर्य, वाकाटक, गुप्त, ठीक है। ये सभी हम धीरे धीरे देखेंगे जितना हो सके। फिर उसके बाद आपका क्षेत्रीय राजवंश आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें आप देखेंगे राजस्व से तुल्य वंश, ठीक है, फिर आपका नल वंश, ठीक है, पांडु वंश, ये सभी हम क्षेत्रीय राजवंश के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक जितना हो सके, ठीक है, बौद्ध, जैन, महाजनपद, सातवाहन, मेघ, कुषाण, मौर्य, वाकाटक, गुप्त, ठीक है, इतनी सारे टॉपिक आज हम देखेंगे जितना हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्धिज्म, चलिए बौद्ध धर्म या बौद्धिज्म, जिसमें हम आपको देखिए यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, और इनके बारे में आपको यहाँ नहीं पढ़नी है, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ठीक है, किस वर्ष में या कितने वर्षों बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपके भारत से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि किस किस स्थान में छत्तीसगढ़ के, जैसे आपके सिरपुर की बात की जाए, मल्हार की बात की जाए, ठीक है, तो किस किस स्थान में बौद्ध से जो है रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उनके बारे में बस पढ़ने हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, ठीक है, इनके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन भी आपको भारत के इतिहास से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। और एक्चुअल में बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, ये हम भी भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो गौतम बुद्ध के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम बात करें तो अंगुत्तर निकाय, और दूसरा एक जिसको बोलते हैं अवदान शतक, ठीक है। अब ये अंगुत्तर निकाय क्या है, सॉरी ये निकाय है, ये अंगुत्तर निकाय क्या है, अवदान शतक क्या है, ठीक है। देखिए तो बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए थे, जैन धर्म में जैन ग्रंथों का जो है वो क्या प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो उस समय जब संगति बुलाई गई थी बौद्धों की, जैनियों की, ठीक है, तो उस समय सभी जो है वहाँ के बौद्ध के महापुरुष है वो मिलकर अंगुत्तर निकाय, अवदान शतक, ऐसे कई रचनाएं जो है ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। उन्हीं ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें
लिखी गई है, जो बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध के शिक्षा दीक्षा है, बौद्ध के रहन सहन है, अनुशीलन है, अनुशासन है, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी गई है, उसी में से ठीक है, उसी में से हम बात करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म की जो जानकारी मिलती है हमें इन्हीं बुकों से मिलती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास के संदर्भ में, और मैंने कहा था कि इतिहास के संदर्भ में जो है तभी इतिहास में संलग्न किया जाता है जब कभी भी वहाँ उत्खनन में कोई सामग्री मिली, किसी का तलवार मिला, किसी का टोपी, किसी का कुछ भी मिला, मुकुट मिला, ठीक है, कुछ भी ऐसे सामग्री मिलने के बाद ही आपको इतिहास में वो नाम दर्ज किया जाता है, संलग्न किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वहाँ के साहित्यिक द्वारा कोई कुछ लिखा गया हो, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ साहित्य में लिखा गया है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय और दान सदा। तो समझिए बस इतना, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के टॉपिक में, भारत के इतिहास से रिलेटेड, ठीक है। भारत के इतिहास में हम अंगुत्तर निकाय क्या है और दान सदन क्या है, ठीक है, कि और कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म आपको देखने को मिलता है, ये सभी बातें पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ और लिखा गया है अंगुत्तर निकाय और दान सदन में, ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। बस इतना जान लीजिए, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, ठीक है। चलिए, अब बस आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ऐसे ग्रंथ में आपको छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लेख, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये हम टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, छत्तीसगढ़ का नाम देखने को मिलता है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन से बौद्ध ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो आप आंसर देंगे अंगुत्तर निकाय। चलिए देखिए, अवदान सदन शतक से, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ क्या किया था, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में आगमन, ठीक है, कुछ समय ठीक है, छत्तीसगढ़ की यात्रा बोल सकते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की यात्रा कहा जाता है लगभग 3 माह, कितने माह, लगभग 3 माह तक गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में रहे, और 3 माह में कहा जाता है कि आपके किस स्थान पर, सिरपुर, किस नामक स्थान पर, सिरपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और 3 माह के लिए यात्रा किया था, ठीक है, और इनमें सिरपुर पर अपने, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रहे थे, ठीक है, और इनका उल्लेख मिलता है कहाँ पर, अवदान शतक पर, ठीक है। चलिए, तो ये 2 चीज़ें याद करनी है, तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा अवदान शतक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद की। प्रभु आनंद क्या है, बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद। और प्रभु आनंद जो है वो, इनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने 2 चीजों का निर्माण किया है, ठीक है। एक जो है स्वास्तिक विहार, ठीक है, और आनंद कुटी विहार, आनंद कुटी विहार,
ठीक है। तो स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार का निर्माण इनके द्वारा सिरपुर में देखने को मिला था। ठीक है। तो प्रभु आनंद एक कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षुक। और बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने क्या किया था? आनंद स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण सिरपुर पर कराया था। ठीक है। तो ये 3 जानकारी। ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ह्वेन सांग। ठीक है। ह्वेन सांग 639 ईस्वी के आसपास। ये ह्वेन सांग क्या थे? एक चीनी यात्री थे। कौन थे? कौन थे भाई? चीनी यात्री। और ये चीनी यात्री ह्वेन सांग, चलिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी क्या किया था? छत्तीसगढ़ की यात्रा इन्होंने की थी। और छत्तीसगढ़ की यात्रा में ये सिरपुर गए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मल्हार गए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी क्या देखने को मिलती है? साक्ष्य देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 4 चीजें याद रखेंगे। एक तो अंगुत्तर निकाय के बारे में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। दूसरा अवदान शतक, जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी लगभग 3 माह के लिए, और वो सिरपुर में जो है 3 माह तक ये रहे थे। ठीक है। और वहीं पर मैंने कहा 6वीं शताब्दी के आसपास प्रभु आनंद एक बौद्ध भिक्षुक थे, और इस बौद्ध भिक्षुक ने सिरपुर पर निर्माण कराया था। ठीक है। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या? ह्वेन सांग। ठीक है। इस समय हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ह्वेन सांग, हर्षवर्धन, ये सभी बातें करेंगे। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ से परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है। ये एक चीनी यात्री थे और इन्होंने सिरपुर और मल्हार जैसे स्थानों की क्या है? यात्रा किया था। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मेन चीजें यहाँ पर देखने को मिलते हैं साक्ष्य। ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में साक्ष्य। ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में साक्ष्य। ठीक है। अब क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलता है? चलिए, पहला नंबर आपका तुरतुरिया। ठीक है। दूसरा आपके सिरपुर। ठीक है। तुरतुरिया, सिरपुर। और थर्ड जो आपके मल्हार। फोर्थ भोंगापाल। भोगापाल की 4 नाम याद रखेंगे। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं ये भी याद रखिए। ठीक है। चलिए, ये बलौदा बाजार के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सिरपुर आपके महासमुंद में। फिर मल्हार बिलासपुर में। फिर भोंगापाल कोंडागांव में।
चलिए, देखिए इन दोनों के अंतर्गत आपको मिला है बौद्ध कालीन प्रतिमाएं। बौद्ध कालीन प्रतिमाएं क्या देखने को मिला है? बौद्ध कालीन प्रतिमाएं। मल्हार में बौद्ध मंदिर, ठीक है, एवं चैत्य के अवशेष। भोंगापाल में आपको देखने को मिलता है बौद्ध विहार। क्या है? बौद्ध विहार। ठीक है, देखिए यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो आपकी भोंगापाल है, ठीक है, वहां से सीजीपीसी, सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम, सीजीपीसी, यहाँ पर कई क्वेश्चन देखने को मिले, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भोंगापाल के बारे में। ठीक है, भोंगापाल निम्न कारणों से प्रसिद्ध है, या फिर यहाँ क्या देखने को मिला है? ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध विहार देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, और क्वेश्चन खासकर बनते यहीं से हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। टिहेन सॉन्ग ने किस किस स्थान पर यात्रा की थी? प्रभु आनंद ने, ठीक है, क्या बनाया था? या अंगुत्तर निकाय और दासदक्ष में क्या बातें कही गई है? ठीक है, ये सभी बातें तो ये अब ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, सिरपुर, महासमुंद, मल्हार, बिलासपुर, भोंगापाल, कोंडागांव। ठीक है, और दोनों से बौद्धकालीन प्रतिमाएं देखने को मिला है। मल्हार में बौद्ध मंदिर चैत्य के अवशेष, और भोंगापाल में, कोंडागांव में बौद्ध विहार देखने को मिला है। ठीक है, चलिए कि सीजीपीसी सीजीवी अपन 2021 आपके 2020 और 2021 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म। ठीक है, या जिसको बोला जाता है जैनिज्म। चलिए, जैन धर्म। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म में फिर वही बातें, एक तरफ हम बुद्ध में गौतम बुद्ध की बातें कर रहे थे, जैन धर्म में जैनियों की बातें करेंगे। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, जो तीर्थंकर थे। ठीक है, 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए जैन धर्म क्या है? ठीक है, ये क्यों आया? ठीक है, 6ठी शताब्दी में क्यों ये इनका जो प्रादुर्भाव हुआ? ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, 3-4 तीर्थंकर को आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी की जानकारी प्रॉपर नहीं मिलती। ठीक है, तीर्थंकर क्या है? ठीक है, जैनियों के महागुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। ये सारी बातें, ठीक है, तीर्थंकर के जैन धर्म के ग्रंथ, ठीक है, ये सारी बातें हम भारत के इतिहास से रिलेटेड हम पढ़ेंगे फिलहाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सभी पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो भारत से रिलेटेड ही आपको ये पूछे जाएंगे, तो
इसके अंदर नहीं चलेंगे अभी फिलहाल, बस इतनी याद रखिए, महावीर स्वामी तीर्थंकर थे 24वें नंबर के, ठीक है। ये फिलहाल ये भी याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सिर्फ आपको साक्ष्य याद रखनी है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पहले कहां पर गूंजी, ठीक है, जांजगीर चांपा, इसका प्राचीन नाम क्या है भाई गूंजी का? दमाऊ दहरा, ठीक है। दूसरा मिला है भाटा गुड़ा, और भाटा गुड़ा कहाँ है आपके? बस्तर में। थर्ड नगपुरा दुर्ग, नगपुरा दुर्ग। फोर्थ आरंग रायपुर, आरंग रायपुर, ठीक है। ये सारे ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जैनियों के। देखिए गुंजी दमाऊ दहरा में ऋषभ देव की जानकारी मिलती है, की जानकारी, ठीक है। और ऋषभ देव कौन है भाई? इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ऋषभ देव की जानकारी, ये फर्स्ट, ठीक है, तीर्थंकर, ठीक है। ऋषभ देव जो फर्स्ट तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा शांतिनाथ की जानकारी, और शांतिनाथ की जानकारी आपको, जिसको कहा जाता है 16वें नंबर का तीर्थंकर, ठीक है। फिर आपको पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की जानकारी, और पार्श्वनाथ की जानकारी 23वें तीर्थंकर थे। फिर वह महावीर स्वामी की जानकारी, महावीर स्वामी की जानकारी, ठीक है। अब ये 24वें तीर्थंकर थे, मैंने बताया, ठीक है। जैन धर्म में मैंने क्या कहा था, क्या होते थे? तीर्थंकर होते थे, ठीक है। और तीर्थंकर 1 से लेके 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, और पहला तीर्थंकर आप जानते हैं ऋषभदेव, ठीक है। तो तीर्थंकर का मतलब होता है कि जैनियों के सबसे बड़े महागुरु, ठीक है। जैनियों के सबसे बड़े महागुरु को हम क्या करते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जैन धर्म में। देखिए जैन धर्म में बस इतनी सी बातें याद रखें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड, ठीक है। 600 ईसा पूर्व
चलिए, महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बस इसके साक्ष्य हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, भारत में 6ठी शताब्दी में महाजनपदों की संख्या, ठीक है, कितनी थी? याद रखिए 16, ठीक है। देखिए, महाजनपद काल क्या है या फिर महाजनपद क्या है, ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। लंबी कहानी इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वैदिक कालीन सभ्यता के समय, ठीक है, क्या थे? वैदिक कालीन सभ्यता अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, फिर आपकी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में कहा जाता है कि ये जन हुआ करते थे, ठीक है। जन मतलब छोटे छोटे क्या है, कबीले हुआ करते थे, और यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो राजा हुआ था नाम मात्र का राजा होता था, और नाम मात्र के राजा होते थे, और सिर्फ इनका क्या करना है? जनता का सेवा, जनता का सेवक था, ठीक है। नाम मात्र का राजा, राजा जैसे वेशभूषा कुछ नहीं है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल बढ़ते गए, ठीक है, जनपद में तब्दील हो गए, जनपद में तब्दील हो गए, कहने का मतलब छोटे छोटे कबीले जो है एक कस्बे के रूप में बसने लगे, ठीक है, और वो जनपद कहलाने लगे। और यहाँ पर जो राजा है वो शक्तिशाली हो जाता था, ठीक है। क्यों होता था ये भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय गंगा नदी के किनारे आ गए थे, वहाँ लोहे का आविष्कार हो गया था, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ गई थी, क्योंकि खेती जो है, कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है क्या है, बहुत मात्रा में होने लगे थे। टैक्स भी यहाँ पर जो है जरूरी कर देते, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी कारण से राजा शक्तिशाली हो जाता था, और शक्तिशाली होने के कारण, ठीक है, एक जनपद दूसरे जनपद को, दूसरे जनपद तीसरे जनपद को, तीसरे जनपद चौथे जनपद को, या फिर एक जनपद कई जनपदों को क्या कह देता है? जीत लेता था। और जीतने के बाद ये एक बड़े जो है जगह में तब्दील कर दिया जाता था, जिसको कहा जाता है महाजनपद। मैं छोटा सा कहानी आपको बताया हूँ, बहुत बड़ा जो है यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर वैदिक धर्म से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जितने भी जनपद थे वो धीरे धीरे 16 महाजनपदों में क्या हो गया? तब्दील हो गया, देखने को मिला था, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत से इतिहास में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और एक एक 16 महाजनपदों के नाम भी बताऊंगा, उनकी राजधानी बताऊंगा, क्या क्या जो है उनकी जो है कहानी है, या फिर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है महत्व जो है मगध था, बहुत शक्तिशाली है। मगध क्यों शक्तिशाली था, ठीक है, क्यों जो है सभी राजाएं जो है मगध के लिए लड़ते मरते थे, ठीक है। ये सारी बातें हम भारत के इतिहास से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना जान लीजिए अभी। चलिए, तो ये कहानी थी अब देखिए 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें एक तो देखने को मिली थी, ठीक है, भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। और दूसरा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अब ये भगवती सूत्र क्या है, अंगुत्तर निकाय क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? जैन ग्रंथ है, जैनियों की ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? ए बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। एक जैन ग्रंथ है और दूसरा बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और इन्हीं जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों में जानकारी किसकी मिलती है?
जनपद की, महाजनपदों की जानकारी। याद रखिए, महाजनपदों की जानकारी मिलती जरूर है, लेकिन प्रॉपरली भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दोनों को मान्यता अलग है, संख्याओं में अंतर है। ठीक है, कई तो बोलते हैं 150 के 200 के आसपास है, कई बोलते हैं 18 है। ठीक है, कई अलग अलग विचार, लेकिन बाद में ये देखा गया कि लास्ट में ये 16 ही महाजनपदों का नाम उल्लेख हमें मिलता है। 100-150 से ऊपर कई जो है कहाँ कई जगह जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ आप याद रखने हैं 16 महाजनपद, लेकिन यहाँ पर अनेक जो है अलग अलग संख्या में नाम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और 16 महाजनपदों में कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारा जो सिटी है वो छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है? चेदी महाजनपद। ठीक है, उत्तर भाग। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ये तो प्रॉपरली सॉरी, ये बन नहीं रहा है, छोटा सा जगह है। ठीक है, बस इतना ही समझिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो एक तरफ आपका चेदी महाजनपद, ठीक है, और चेदी महाजनपद, और दूसरा अवंती महाजनपद। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के आता है? चेदी महाजनपद। ठीक है, इसलिए इसको चेदीसगढ़, शुरू में इसको क्या बोला गया था? चेदीसगढ़, और चेदीसगढ़ के बाद इसको छत्तीसगढ़ बोला गया है। ठीक है, ज़्यादा याद ना रखिए, बस इतनी सारी याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है महाजनपद काल से रिलेटेड। ठीक है, वह हम देखेंगे भारत के इतिहास से संदर्भ में। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करेंगे महाजनपदों के बाद मौर्य काल। या जिसको बोलते हैं मौर्य पीरियड। ठीक है, 223 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मौर्य काल आप देखेंगे। चलिए, देखिए, मौर्य काल की बात की जाए तो बहुत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मौर्य काल में जो शासक हुए हैं, ठीक है, खैर इसके बारे यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, एक तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, दूसरा उसके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, और ये मौर्य वंश के संस्थापक
ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, बहुत सारे नाम हैं, वो देखेंगे, ठीक है। चाणक्य की सहायता से उन्होंने, ठीक है, घनानंद को हराया था, ठीक है, और घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में भी पढ़ेंगे, अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कहा जाता है यहाँ पर इनकी जो जानकारी है वो किसके बाद देखने को मिला है? अशोक के बाद देखने को मिला है, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध आपको देखने को मिला था, ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध, इसका पूरा जो है चर्चा करेंगे, कलिंग युद्ध क्या है, ठीक है। ये पूरा हम देखेंगे 261 आई थिंक, ठीक है, आई थिंक 261, ठीक है। इस समय कलिंग युद्ध देखने को मिला था और कलिंग युद्ध में जो है बहुत सारे जो है लोग मारे गए थे, ठीक है। खून की नदियां बह गई थी, रक्त तप्त देखने को मिला था, ठीक है। और अशोक इसके बाद अपना निर्णय बदल देते हैं, ये मार काट वगैरह से जो है हम दूर, ठीक है, अच्छे जिंदगी जिएंगे, शांति की जिंदगी जिएंगे, धर्म की नीति अपनाई थी, धर्म की जिंदगी जिएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने क्या है, और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और उसी के बाद से जानकारी मिलती है अशोक की। अशोक ने बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो है उसके प्रचार प्रसार में, इवन भारत में ही नहीं, देश दुनिया में आपको प्रचार प्रसार के श्रीलंका, इंडोनेशिया, एशिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देश दुनिया में अशोक ने अपनी जो है बातें, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो है बौद्ध धर्म से उनकी जो शिक्षा दीक्षा उनको पहुंचाने के लिए, ठीक है, कई स्थानों तक वो अपने, यहाँ तक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उन्होंने क्या किया है, शामिल किया था, ठीक है। तो इस प्रकार अशोक की कहानी कुछ थी, ठीक है। तो ये, चलिए, एक चीज और अशोक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अभिलेख, शिलालेख के जो है प्रथम जो ऐसा भारत शासक है जिन्होंने अभिलेख शिलालेखों से इन्होंने खुदवाए, या शिलालेखों में इसका देखने को मिला है कुछ जो है जानकारी, ठीक है। क्यों अभिलेख शिलालेख देखने का मिला है? इसका मतलब यह है कि जनता को मेरी बात डायरेक्टली पहुंचनी चाहिए इसके थ्रू, ठीक है। तो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जनताओं तक रूबरू करने के लिए अभिलेख शिलालेखों का इन्होंने क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर भी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और अशोक कालीन के बाद ही, अशोक काल के बाद ही छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन के कुछ अवशेष देखने को मिला है, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा, इसकी भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए, तो और बहुत सारी जानकारी अशोक के बारे में, तो ये मैं अभी बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है, मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ। भारत के संदर्भ में आप जो है जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। मौर्यकालीन साक्ष्य, मौर्यकालीन साक्ष्य अगर देखिए तो सबसे पहले सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, ठीक है। और दूसरा जिसको बोला जाता है जोगी मारा।
सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है। याद रखिए, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, और इसका जो अध्ययन किया गया था, ठीक है, संत लाल, डॉक्टर संत लाल कठारे, ये याद रखिए, ठीक है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जोगी मारा की गुफा, जहां पर नर्तक देवदत्त थे और नर्तकी सुतनुका, सुतनुका, तो देवदत्त नर्तक और नर्तकी सुतनुका, ठीक है, और इनकी दासी थी, और दोनों का जो है प्रेम, ठीक है, प्रेम गाथा का वर्णन, किसका वर्णन? प्रेम गाथा, गाथा का वर्णन आपको चित्र के हिसाब से जोगी मारा की गुफाओं में आप जाके देखेंगे, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला आपके सीता बेंगरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो दो चीजें आपको याद रखिए, मौर्यकालीन जो है साक्ष्य, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा विश्व का जो है प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है। और दूसरा जोगी मारा की गुफा, जो क्या है, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका, दोनों का जो है क्या है, प्रेम गाथा का वर्णन चित्र के माध्यम से इस गुफाओं के अंदर चित्रित है, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखिए, ठीक है। ये याद रखिए, दोनों की गुफाएं आपके सरगुजा, ठीक है, सरगुजा की पहाड़ी में है। रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, कौन, सीता बेंगरा और जोगी मारा, दोनों की गुफाएं जो है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है, देवदत्त नर्तकी और सुतनुका की प्रेम गाथा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं। दूसरा, ठीक है, तीसरा, सॉरी, थर्ड आप रखेंगे मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन क्या है, सिक्के, ये याद रखिए। मौर्यकालीन सिक्के आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। कहां पर? बिलासपुर, ठीक है। फिर आपका बारगांव, रायगढ़ के अंदर आता है। अकलतरा, अकलतरा, ठीक है। और ठठारी, ये दोनों जो है जांजगीर चांपा के अंतर्गत आपको मिलेगा।
ठीक है, किसके अंतर्गत? जांजगीर चांपा। ठीक है, अकलतरा, ठठारी, दोनों जांजगीर चांपा। तो ये क्या है? ये मौर्यकालीन क्या है? सिक्के हैं। ठीक है, पहली बात। चलिए, 3 हो गए। 4, फोर्थ, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं। ठीक है, और आहत मुद्राएं आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? एक तो आरंग में, तारापुर, गुजरा, उड़ेला। ठीक है, ये भी रायपुर में है, ये भी रायपुर में है। ठीक है, चलिए, तो आहत की मुद्राएं देखिए। आहत मुद्रा, एक मिनट, आहत मुद्रा का मतलब ये है कि ऐसी मुद्राएं, ठीक है, ऐसी मुद्राएं जिसको क्या किया जाता है? पीट कर, ठोक कर, पीट कर उसको मुद्रा बना दिया जाता है। ठीक है, पीट कर, आघात कर, आघात या पीट कर बनाई गई मुद्रा, बनाई गई मुद्रा। ठीक है, तो पीट कर, आघात कर क्या किया जाता है? मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं। ठीक है, तो आहत मुद्राएं, मौर्यकालीन जो आहत मुद्राएं हैं वो आपको आरंग से मिला है, तारापुर से मिला है, गुजरात से मिला है, उड़ेला से मिला है। ठीक है, ये 4 नाम याद रखिए इनसे। मौर्यकालीन सिक्के जो है बिलासपुर, बारगांव, रायगढ़, अकलतर और ठठारी, जांजगीर चांपा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। एक और चीजें हैं, फोर्थ, 5, अशोककालीन मूर्तियां। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिला है। अशोककालीन क्या है? मूर्तियां। कहां पर? कोटा डोल, कोटा डोल कहा जाता है कि कोरिया के आसपास है। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ठीक है, अशोककालीन जो है मूर्तियां देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक नाम रमेंद्रनाथ, रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, 1967 से 70 तक। और रविंद्रनाथ मिश्र की क्या बातें हैं? बातें हैं कि आरंग, गुजरा में आहत सिक्कों की खोज इनके द्वारा की है। आहत सिक्के की खोज। ठीक है, ये आप याद रखिए। फिर उसके बाद आपकी मौर्यकालीन जो है मल्हार में कुछ देखने को मिलता है। मौर्यकालीन विष्णु मंदिर। ठीक है, मौर्यकालीन विष्णु प्रतिमाएं। ठीक है, प्रतिमा कहां पर स्थापित है?
मल्हार में। ठीक है, वहीं पर आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, तुरतुरिया। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों, ठीक है, बौद्ध भिक्षुकों के विहार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तुरतुरिया, मल्हार, ठीक है, कोटाडोल कोरिया में अशोककालीन मूर्तियां देखने को मिलेगा। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के, आहत मुद्राएं और मौर्य से रिलेटेड सीता बेंद्रा की गुफाएं जोगी। तो मौर्यकालीन में बेसिकली मौर्य से रिलेटेड हम अगर बात करें तो सीता बेंद्रा की गुफाएं, जोगी मारा की गुफाएं, दो याद रखिए। ठीक है, थर्ड है मौर्यकालीन सिक्के बिलासपुर, बारगांव, अकलतरा, ठठारी। आहत सिक्के आरंग, तारापुर, गुजरा, उडेला। अशोककालीन मूर्तियां कोटाडोल कोरिया। रविंद्रनाथ मिश्र ने आरंग, गुजरा, आहत सिक्के की खोज की है। ये वाला पॉइंट आप पीछे इसमें लिख सकते हैं, आहत सिक्के वाले जगह में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके मौर्यकालीन रिलेटेड कुछ साक्ष्य। चलिए भाई, सॉरी, सातवाहन काल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है सातवाहन काल। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, 60 से 90 194 ईस्वी ईसा पूर्व। चलिए, तो सातवाहन काल हम देखेंगे। देखिए, सातवाहन काल जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, मौर्यकालीन के जो अवशेष है, कहने का मतलब मौर्यकालीन समाप्त तो हो गए थे, उसके बाद सातवाहन कालों का प्रादुर्भाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास आपके जो है इनके राजधानी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, आप सिर्फ इसके साक्ष्य देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बस कुछ कुछ याद रखें कि मौर्यकालीन के अवशेष। ठीक है, मौर्यों के बाद भारत में सातवाहनों का विदा हुआ था। भारत में सातवाहनों की स्थापना हुई थी, सातवाहनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, बेसिकली मौर्य के बाद सातवाहनों की क्या है स्थापना आपको देखने को मिली है, जहां पर राजधानी आपको राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, और प्रमुख जो शासक थे वो थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या थे। ठीक है, जहां पर इनका नियंत्रण कहां कहां बैठा था, कलिंग
प्लस कौशल, ठीक है, दोनों पर लगभग इनका क्या था, नियंत्रण देखने को मिला था। ठीक है, तो सातवाहन काल मौर्य के बाद आया। राजधानी महाराष्ट्र के आसपास गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो है प्रमुख शासक है, नियंत्रण कलिंग कौशल के आसपास। ठीक है, तो कौशल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको दक्षिण कौशल, उत्तरी कौशल देखने को मिला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कलिंग कौशल पर इनकी जो है क्या है, नियंत्रण देखने को मिला। तो कुछ साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, सातवाहन कालीन के साक्ष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सातवाहन कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला राजा अपिलक की मुद्रा। ठीक है, एक तो आपके बालगांव, ठीक है, कहां पर, रायगढ़ पर, सॉरी बालपुर रायगढ़ पर। ठीक है, और मल्हार बिलासपुर, मल्हार कहां पर, बिलासपुर। ठीक है, राजा अपिलक की मुद्रा। ठीक है, सातवाहन कालीन शासक एक राजा जिसको कहा जाता है राजा अपिलक, और इस राजा अपिलक की मुद्रा बालपुर रायगढ़ और मल्हार बिलासपुर से आपको देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा रोमन कालीन मुद्राएं, रोमन कालीन मुद्राएं। ठीक है, क्या है, रोमन कालीन मुद्राएं, और रोमन कालीन मुद्राएं चकरबेड़ा बिलासपुर। देखिए रोमन कालीन मुद्राएं से यहां तात्पर्य ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि रोम में, ठीक है, इससे क्या था, इससे मतलब ये अगर रोमन कालीन मुद्राएं हैं, रोमन कालीन मुद्राएं हैं तो क्यों किया गया था, हो सकता है व्यापार के लिए। ठीक है, हो सकता है, तो कहने के अंदर रोम से व्यापार, रोम से क्या है, व्यापार करने के लिए हो सकता है यहाँ पर सातवाहनों ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर देखने को मिला है तो हो सकता है रोम से उनका क्या है, व्यापार हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो रोम से व्यापार होने के कारण हो सकता है, ठीक है, वैज्ञानिकों, सॉरी, यहाँ पर जो विद्वानों का ये कहना है कि हो सकता है रोम से व्यापार होता होगा, इसलिए रोमन कालीन मुद्राएं मिली है। तो ये कहाँ मिली है भाई, ये मिली है आपके चकरबेड़ा बिलासपुर में। ठीक है, चलिए, राजा अपिलक की मुद्राएं देखने को मिले हैं, ये दो हो गए। कुछ यहाँ पर आपको शिलालेख देखने को मिलेगा, क्या है, शिलालेख, और शिलालेख किसका, वरदत्त श्री। ठीक है, वरदत्त श्री, वरदत्त श्री, तो अच्छे से लिख देता हूं, वरदत्त श्री, इसका शिलालेख आपको देखने को मिले हैं। और ये कहाँ मिला है, ये मिला है आपका गुजी, जांजगीर चांपा। ठीक है, वरदत्त श्री का क्या देखने को मिला है, शिलालेख देखने को मिला है।
चलिए, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर इनके बारे में ये जानकारी मिलती है, इनके बारे में, वरदाश्री के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने, कहा जाता है कि आयु बढ़ाने हेतु, ठीक है, आयु बढ़ाने हेतु, ठीक है, ब्राह्मणों को 1000 गाय, 1000 गाय दान में दिए जाते थे, दान में दिए गए थे, ठीक है। ऐसी जानकारी हमें क्या मिली थी, देखने को मिली है, इस शिलालेख में ऐसी जानकारी देखने को मिली है, ठीक है। वरदाश्री की इस शिलालेख में ऐसी जानकारी मिली है कि वरदाश्री जो है, उनका शिलालेख जो प्राप्त हुआ था वो गुजी में प्राप्त हुआ था, जिसको दमाउदहरा बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम जांजगीर चांपा में स्थित है, शक्ति के पास, ठीक है। और ये इसके शिलालेख में ये देखने को मिला कि आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दिए जाते थे। अरे भाई साहब, अगर ऐसे आयु बढ़े, हम तो 1000 से ज़्यादा दे देंगे भाई, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो ये शिलालेख हैं किसके, वरदाश्री के। चलिए, नेक्स्ट है काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ। चलिए, काष्ठ स्तंभ, जिसको स्तंभ लेख भी बोला जाता है, स्तंभ लेख भी बोलते हैं, और इस स्तंभ लेख की बात करें तो ये कहाँ पर मिला है, किरारी, जो चंद्रपुर के पास है, और चंद्रपुर कहाँ पर है, जांजगीर चांपा के पास, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 1921 में ये देखने को मिला था, और इस किरारी चंद्रपुर में स्थित जो 1921 में मिला था काष्ठ स्तंभ लेख, ठीक है, ये अभी स्थित है गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में, ठीक है। कहाँ पर, गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर, कहाँ पर इसका स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, खास स्तंभ, जो स्तंभ लेख किरारे चंद्रपुर जांजगीर चांपा में, ठीक है। 7 वाहनों से रिलेटेड ये साक्ष्य देखने को मिलेगा। चलिए, ये 4th नंबर, 5th आगे बढ़े। तांबे के सिक्के, क्या है, तांबे के सिक्के, ठीक है, जिसको हम बोलते तांबे के आयताकार सिक्के,
चलिए, तांबे के आपको आयताकार सिक्के प्राप्त हुए हैं और तांबे के इस आयताकार सिक्के में आपको देखने को मिलेगा ठीक है, इस प्रकार से आयताकार सिक्के देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरफ आप बात करें तो कहा जाता है कि इस तरफ आपके हाथी का चित्र अंकित है। ठीक है, एक तरफ कहने का मतलब पीछे तरफ। ठीक है, पीछे। और सिक्के की जाहिर सी बात है, सिक्के के दो भाग होंगे भाई, एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो अगर पीछे हम हाथी वाले साइड को मान ले तो आगे क्या है, इस तरफ। तो इस तरफ आपको स्त्री या और नाग, कहीं कहा जाता है कि स्त्री या और नाग या नाग का चित्र बना हुआ है इस सिक्के में। ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आगे पीछे। ठीक है, अगर इसको हेड मान लीजिए तो इसको टेल मान लीजिए, हेड मान लीजिए, इसको टेल मान लीजिए। ठीक है, तो जो भी मानना मान लीजिए, आगे पीछे। ठीक है, तो एक तरफ जो है चलिए, तो तांबे के आयताकार सिक्के आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का है। 6 नंबर में आपको देखेंगे मिट्टी के मुहर मिट्टी के मुहर। ठीक है, ये आपको मल्हार बिलासपुर में, मल्हार कहाँ पर, बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा मिट्टी के मोहरे। ठीक है, इस प्रकार से मिट्टी के मोहरे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कुछ चित्र अंकित है रहता है। ठीक है, इस प्रकार से मोहरे, और इस मोहरों में लिखा है वेदश्री। ठीक है, मैं चलिए प्रॉपर बना देता हूँ। ठीक है, और इस मोहरों में लिखा है सिरिस, वैद सिरिस, और इसको बोलते हैं वेदश्री। ठीक है, ये मोहरे में क्या है, अंकित है। मोहरे में वेदश्री अंकित, वेदश्री अंकित। ठीक है, वेदश्री या फिर वैद सिरिस। ठीक है, और वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपके बिलासपुर में। ठीक है, मिट्टी के मुहर कहाँ से देखने को मिला है, बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट, 7वें नंबर में अगर देखा जाए तो विष्णु मंदिर का लेख
विष्णु देव की लेख युक्त प्रतिमा। और ये आपको कहाँ से देखने को मिला था? बूढ़ी खार। कहाँ पर? बूढ़ी खार। देखिए ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ कोई समझाने वाली कोई जो है बातें नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ समझाने वाली रहेगी मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करनी है? याद रखनी है। कहाँ पर मिला है? बिलासपुर में। मल्हार बिलासपुर, लेख युक्त प्रतिमा, ठीक है। कहा जाता है प्रतिमा निर्माण, इसका निर्माण, इस प्रतिमा का, लेख युक्त प्रतिमा का निर्माण दो स्त्रियों ने किया था। एक जो है प्रभावती, क्या है? प्रभावती, ठीक है। एक स्त्री जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है प्रभावती, ठीक है। और प्रभावती एवं दूसरा भारद्वाज, ठीक है। ये दो ऐसे नामक स्त्रियों के द्वारा लेखयुक्त प्रतिमा, विष्णु की लेखयुक्त प्रतिमा का निर्माण देखने को मिला है। तो बूढ़ी खार मल्हार में ये स्थित है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद चलिए पेज आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड 5 आ गए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ इधर है, ठीक है। थोड़ा आप अरेंज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ। तो बस यही लिख देता हूँ मैं, 4 किसके बाद? 6 7 के बाद 8, ठीक है। 5 मंजिला संघाराम, क्या है? संघाराम, ये याद रखिए, 5 मंजिला संघाराम, ठीक है। और ये मिला है दक्षिण कोसल की राजधानी के अंतर्गत। तो बोल सकते हैं दक्षिण कोसल के निकट, कोसल के निकट ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जो निर्माण है, दक्षिण कोसल के अंतर्गत जो निर्माण है, ठीक है, कहा जाता है कि 7 वाहनों ने, ठीक है, 7 वाहनों ने, ठीक है, बौद्ध भिक्षु, किसके लिए भाई? किसके लिए? बौद्ध भिक्षु, कौन? नागार्जुन। तो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए कहा जाता है कि इन्होंने इस जो है 5 मंजिला संघाराम का निर्माण किया है। 7 वाहनों ने बौद्ध भिक्षुक
ठीक है, नागार्जुन के लिए निर्माण, ठीक है। इस संघाराम 5 मंजिला संघाराम का निर्माण बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए किया जाता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और इस संघाराम का जो उल्लेख आपको देखने को मिला है, ठीक है, इस संघाराम के उल्लेख अगर हम बात करें तो उल्लेख एक भाई साहब ने किया था, और वो कौन है? ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो एक प्रकार चीनी यात्री थी, चीनी यात्री ह्वेनसांग, और इसी ह्वेनसांग ने 5 मंजिला संघाराम का उल्लेख देखने को मिला है, और उल्लेख अपनी एक बुक सीयूकी और छत्तीसगढ़ में किया सलो कहा जाता है, ठीक है। सीयूकी नामक इस बुक में, ठीक है, ऐसे सीयूकी नामक बुक में क्या किया गया है, इसका उल्लेख मिलता है। तो 5 मंजिला संघाराम दक्षिण कोसल के निकट है। 7 वाहनों की ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए निर्माण किया था, ठीक है। और इसका उल्लेख ह्वेनसांग की यात्रा, ठीक है, इस यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, एक बुक लिखी थी, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। और इस यात्रा वृत्तांत के दौरान इन्होंने बुक लिखी थी, और वो बुक का नाम है सीयूकी। और सीयूकी में उन्होंने ये दर्शाया है, ये बताया है कि 5 मंजिल संघाराम जो 7 वाहनों के लिए, 7 वाहनों ने नागार्जुन के लिए क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। चलिए एक चीज और, ठीक है, यहाँ पर नाम याद रखे टॉलमी भाई साहब का, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 7 वाहनों के समय छत्तीसगढ़ की यात्रा, ठीक है, ये याद रखिए, 7 वाहनों के समय छत्तीसगढ़ की यात्रा, छत्तीसगढ़ की यात्रा, ठीक है। 7 वाहनों के समय छत्तीसगढ़ की यात्रा किसने की थी? टॉलमी भाई साहब ने। चलिए, तो ये थे कुछ किसके 7 वाहनों की बात। तो देखा जाए बेसिकली अब 7 वाहन यहाँ पर अगर देखें तो अब मौर्य काल के बाद इनका स्थापना देखने को मिला था। प्रतिष्ठान इनकी क्या थी? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रमुख शासन गौतमीपुत्र सातकर्णी और कलिंग कौशल पर इनका क्या था? नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। वहीं मैंने बताया 7 वाहनकालीन अवशेष आपको देखने को मिला। राजा तिलक की मुद्रा, बालपुल, रायगढ़, मल्हार, बिलासपुर, ठीक है। वहीं पर रोमन कालीन मुद्राएं, चकरबेड़ा, बिलासपुर। तो ऐसी ये आशंका जताई जाती है कि रोमन कालीन मुद्रा मिलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि रोमों से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप आइए थोड़ा पेज थोड़ा लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। तो शिलालेख आपको देखने को मिला है वर्दश्री का, जहाँ पर गुंजी जांजगीर चांपा में, और ऐसा मान्यता है, ऐसा शिलालेख मिला है कि आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में ये क्या करते थे? दिए जाते हैं, ठीक है। वहीं कांस्य स्तंभ या स्तंभ लेख किरारी चंद्रपुर जांजगीर चांपा से 1921 में मिला है, जो अभी फिलहाल कहाँ पर रखे गए हैं? गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर, ठीक है। तो गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में
फिलहाल अभी ये क्या है, स्थित है। 3, 4 और 5 नंबर में आपको तांबे के बारे में बात की, तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, तांबे के आयताकार सिक्के, ठीक है। और इस प्रकार के आयताकार सिक्के में एक तरफ आपके हाथी का चित्र, ठीक है, अंकित है, दूसरी तरफ स्त्री, या फिर कई जगह ऐसा मान्यता है कि स्त्री, ठीक है, या फिर नाग, ठीक है, कई बुकों में स्त्री अंकित किया गया है, कई बुकों में नाग, ठीक है। तो एक्चुअल, ठीक है, तो स्त्री या फिर नाग का चित्र अंकित है एक तरफ, टेल या हेड जो भी है, ठीक है। तो ये तांबे के सिक्के आपको देखने को मिला है। दूसरा, मिट्टी के मुहर, मल्हार बिलासपुर से, ठीक है, वहीं पर वेद सिरिस अंकित है, वेदश्री अंकित है, ठीक है, मुहरे पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर विष्णु देव की लेख युक्त प्रतिमा बूढ़ी खाल मल्हार रायपुर में, ठीक है, जिस इसका लेख का निर्माण आपको देखने को मिलेगा प्रभवती भारद्वाज नामक 2 स्त्री, ठीक है, 2 स्त्रियां, ठीक है। ये कौन थी, प्रभावती और भारद्वाज नामक 2 स्त्रियां थी, ठीक है, जिसका लेख 5वें नंबर पर, सॉरी 7 ये हो गए। 8वें नंबर पर 5 मंजिला संघाराम, ठीक है, ये बहुत बड़े प्रकार का बिल्डिंग संघाराम बनाया गया था दक्षिण कोसल के निकट, उसके राजधानी के निकट। सातवाहनों के बौद्ध भिक्षुक, ठीक है, सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए ऐसा कहा जाता है निर्माण किया था। और इसका उल्लेख हेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान लिखी गई बुक सिवकू में ये दर्शाया गया है, किया गया है। और इसी समय टॉलमी सातवाहन के समय छत्तीसगढ़ आए थे। तो इतनी सारी बातें, ठीक है, आपको याद रखनी है सातवाहन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत लंबा जरूर है लेकिन आपको याद रखने, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये थी आज की क्लासेस, हम यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो बच गया है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो होगा आपके, एक तो मेघवंश जो बच गया है, ठीक है, कुषाण वंश, वाकाटक वंश, फिर गुप्त वंश, ठीक है। और ये जैसी फिनिश होगा, ठीक है, उसके बाद जो है क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। तो क्षेत्रीय राजवंश में आप क्या देखेंगे, आप वहीं राजऋषि, तुल्य, नल, ठीक है, पांडु, ये सभी हम जो है एक एक करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे, जो भी है, चलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।
चलिए, थैंक यू गाइस।